तो अगर अभी तक आपके दिमाग में ये था कि आर्य कोई प्रजाति थी, आर्य बाहर से आती है, उसने भारत पे आक्रमण किया और वैदिक काल में आर्य आके बस गए, तो अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ, महान या सज्जन। ठीक है, अब इसको मिसयूज ऐसा किया जाता है कि आर्यों को एक प्रजाति बता दिया जाता है। किस विद्वान द्वारा आर्यों को कश्मीर या हिमालय क्षेत्र का निवासी बताया गया था? तो ये LD कल्ला, संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र, ये होगा। इनके अनुसार सप्तसेंधु प्रदेश से आए थे आर्य। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारियां भी ठीक से चल रही होंगी। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और हमारी जो ट्रेन है वो काफ़ी दिनों से सिंधु घाटी सभ्यता पे रुकी हुई थी। आज वो आगे बढ़ेगी और आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ा स्टेशन था, इसलिए हमें वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया। हमने हर चीज़ को बारीकी से देखा है। हमने वहाँ के पूरे एक एक नगर देखे, वहाँ नगरों की क्या विशेषता थी। उसके अलावा हमने उनके सारे पक्ष देखे, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, बहुत सारी चीज़ें देखी। पतन कैसे क्या हुआ था, क्या कारण थे पतन के। तो मुझे उम्मीद है कि सिंधु घाटी सभ्यता आपका क्लियर हो गया होगा, वहाँ से कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वैदिक काल पर। वैदिक काल देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, मतलब जब उसके टीले वगैरह नगर नहीं खोजे गए थे, इससे पहले जब भारतीय इतिहास को पढ़ा जाता था तो वैदिक काल से स्टार्ट होता था वो। मतलब प्रस्तर युग को अगर अलग कर दें तो वैदिक काल से पढ़ते थे भारतीय इतिहास को, लेकिन सिंधु घाटी के बाद में वो चैप्टर और जुड़ गया। अब हम असल मुद्दे पे आते हैं, वैदिक काल पे। देखिए होता क्या है, भारतीय इतिहास में जब जब कालखंड कैसे निर्धारित होते हैं हम भी समझते हैं कि जब जब भारतीय इतिहास में टेंडेंसी चेंज होती है, प्रवृत्तियां चेंज होती है लोगों की, उनका रहन सहन, उनका समाज, उनकी संस्कृति चेंज होती है, तब तब हम उसको एक अलग कालखंड में पढ़ते हैं। तो हमने देखा था प्रस्तर युग, हमने जो स्टोन एज देखा था वहां पर हमने देखा था कि मानव की प्रवृत्तियां अलग हैं। इसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता में आए तो उसका बहुत बदलाव मिला, वहां अलग प्रवृत्ति है, अलग विशेषताएं हैं। वैसे ही वैदिक काल में जब आते हैं तो यहाँ मानव की अलग विशेषता है, अलग टेंडेंसी है, अलग प्रवृत्ति है। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं वैदिक काल में। ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है भारतीय इतिहास का, क्योंकि यहीं से हम देखेंगे जो आज तक की हमारी व्यवस्था है, जो आधुनिक युग है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, समाज का जो पूरा एक बंदोबस्त है पूरा, वो कहीं ना कहीं यहीं से मिलता है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो वैदिक काल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इतिहास को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से तो है ही। तो चलिए हम वैदिक काल स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल को हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ बिंदु निर्धारित करते हैं पहले, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में वैदिक काल को। सबसे पहले हम देखेंगे कालखंड, कालखंड के बाद देखेंगे उत्पत्तिकर्ता, फिर देखेंगे स्रोत, आखिरी में विशेषताएं। सबसे पहले कालखंड देखेंगे, वैदिक काल का एक्चुअल कालखंड क्या है और किन किन भागों में, जैसे देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल अलग है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अलग है, अभी आएंगे इस पर। इसके बाद देखेंगे उत्पत्तिकर्ता कौन थे, वैदिक काल में जो लोग थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या मत है विद्वानों के, विभिन्न मत हैं, इसको भी पढ़ेंगे। स्रोत देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें स्रोत मिलते हैं, लेकिन जो लिखित स्रोत हम पढ़ नहीं पाए थे, यहाँ पढ़ लिए गए हैं, इसलिए बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे स्रोत को। और फिर विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक का और उत्तर वैदिक काल का। सबसे पहले हम देखते हैं कालखंड। तो जब हम अगर स्टार्टिंग से देखते हैं तो 2 करोड़ वर्ष पहले से शुरू किया था हमने अभी अपना इतिहास पढ़ना। कब? वो मानव रमापथिकस मानव से, मानव की उत्पत्ति एवं विकास से। तो 2 करोड़ साल से लेके 2400-2500 ईसा पूर्व तक आ गए थे हम लोग। नवपाषाण युग आ गया था, उसके बाद हमने ताम्र पाषाण भी देख लिया था। उसके बाद फिर हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में मतलब 1600, 1700, 1500 ऐसा विद्वानों का मत है कि इस ईसा पूर्व में आके सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पूर्ण रूप से हो चुका था। तो ऐसा माना जाता है कि 1500 से लेकर 600 BC ईसा पूर्व, ये कालखंड है वैदिक काल का। ठीक है, अब वैदिक काल में भी बड़ा कालखंड है, आप देखिए लगभग 1000 वर्षों का कालखंड है। तो यहां भी मानव की टेंडेंसी चेंज हो रही है, यहाँ भी परिवर्तन आ रहा है उसके समाज में, उसके कल्चर में। तो इसलिए यहाँ कालखंड को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, मतलब वैदिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल, या इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। मानव की प्रवृत्तियों में बदलाव कैसे आ रहा है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखा था, नगरीय व्यवस्था है, नगरीय क्रांति थी। वैदिक काल में हम आते हैं तो ग्रामीण व्यवस्था हो गई है।
सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या देखा था कि मातृ सत्तात्मक है, वहां स्त्रियों की पूजा होती है, उर्वरता की देवी माना जाता है। यहां हम देखेंगे वैदिक काल में तो पितृ प्रधान, पुरुष प्रधान काल है, यहां पर पुरुषों की महत्ता है। इसके अलावा कालखंड में भी उनके अंतर आ जाता है, ठीक है, प्रशासनिक ढांचे में अंतर है, बहुत सारी चीजें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य स्रोत क्या था? धन, वाणिज्य या व्यापार, हमने देखा था उसके व्यापारिक पक्ष में। यहां पर दो अलग अलग हो जाएंगे, ऋग्वैदिक काल में हो जाएगा पशुपालन, उत्तर वैदिक में कृषि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, जब इनका एक एक पक्ष पढ़ेंगे ना, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे एक एक पक्ष पढ़ेंगे सारी चीजों का। ये मैं एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से बता रहा हूं, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे। तो कालखंड देखते हैं तो 1500 से 600 बीसी कालखंड है वैदिक काल का, जिसमें ऋग्वैदिक काल है और पूर्व वैदिक काल कहते हैं उसको। ये है 1500 से लेके 1000 बीसी, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल होता है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दो भागों में बांटा गया है कालखंड को। ये हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका कालखंड क्लियर हो गया। अब चलते हैं उत्पत्तिकर्ता में, ये मुख्य बिंदु है, यहीं देख लेते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। तो अब प्रश्न ये आता है कि उत्पत्तिकर्ता कौन थे वैदिक काल के, कौन लोग थे? तो यहां एक शब्द आता है आर्य। आर्यों को उत्पत्तिकर्ता माना जाता है वैदिक काल का। ये आर्य जो शब्द है, सबसे पहले मैक्स मुलर एक जर्मनी के विद्वान थे, उन्होंने 1853 में ये शब्द दिया है आर्य। तो वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता आर्यों को माना जाता है। अब देखिए, एक मतलब बड़ी विडंबना है ये कि हमारे देश में भी, और जैसे हिटलर स्वयं को आर्य बोलता था, आर्य में आर्य प्रजाति क्यों, हमारे देश में भी कई बार ऐसे जातियों को लेकर आंदोलन हो जाते हैं तो बोलते हैं आर्य हैं, ये तो आर्य हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये आर्य बाहर के आए हुए हैं। तो यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक जनरल ऐसी थिंकिंग है कि आर्य एक प्रजाति है, ऐसा माना जाता है, ऐसा एक विचार है लोगों का कि आर्य प्रजाति है, जो कि गलत है। एक्चुअल में आर्य कोई प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य क्या है? एक भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक, संस्कृत का शब्द है आर्य, संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। इसका मतलब होता है, आर्य का जो मतलब होता है वो होता है महान, श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, साधु इत्यादि। मतलब कुल मिला के अच्छा, श्रेष्ठ, कुलीन, महान, सज्जन, साधु, ये इसका मतलब होता है। तो अगर अभी तक आपके दिमाग में ये था कि आर्य कोई प्रजाति थी, आर्य बाहर से आती है, उसने भारत पे आक्रमण किया और वैदिक काल में आर्य आके बस गए, तो अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ, महान या सज्जन, ठीक है। अब इसको मिसयूज ऐसा किया जाता है कि आर्यों को एक प्रजाति बता दिया जाता है। इस पर भी खैर हम उनके संस्कृत वाले कल्चरल पार्ट पे इसमें चर्चा करेंगे। तो उत्पत्तिकर्ता माने जाते हैं आर्य। 1853 में मैक्स मूलर ने सबसे पहले यह शब्द दिया था। अभी हम जब आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि आर्य कैसे आते हैं, कई शाखाओं में आते हैं आर्य। जो पहले आ गए हैं भारत में, यहाँ की जलवायु को, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, तो उन्हें फिर दास कहने लगते हैं। जो बाद में लोग आए हैं वो पुराने वालों को दास कहने लगते हैं। ये आगे देखेंगे उनके समाज में हम। तो मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द लिया था। आर्य प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, जाति संस्कृत भाषा का मतलब भाषा सूचक शब्द है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे देखते हैं आर्यों के संबंध में। तो आर्य एक्चुअली थे कहाँ के? चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि आर्य कोई प्रजाति नहीं है, भाषा सूचक है, लेकिन जो आए थे वो तो लोग थे, वो तो किसी न किसी प्रजाति के थे। तो वो कौन थे उस पर बात करते हैं। आर्य कहां से आए थे, इस पे भी दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत से आए थे, कुछ लोग कहते हैं बाहर से आए थे। ये आज तक इसकी एक गुत्थी उलझी हुई है, इसमें काफी विवाद है विद्वानों में। जो राष्ट्रवादी हमारे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, जो राष्ट्र को महत्व देते हैं, उनका कहना यह है कि भैया आर्य जो हैं कहीं बाहर से नहीं आए, कोई आक्रमण नहीं हुआ, आर्य यहीं के लोग थे जो बाद में जाके सब सैन्य प्रदेश में बस गए, ठीक है। और जो अन्य पत्रकार हैं, विदेशी पत्रकार हैं या फिर भारत के भी कुछ अन्य पत्रकार हैं, उनका कहना है कि आर्य बाहर से आए थे। सबको बारी बारी से एक बार देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूं।
सबसे पहले देखते हैं भारत की थ्योरी क्या है। ठीक है, तो भारत में हम देखते हैं तो कुछ जगह बताई जाती हैं विद्वानों द्वारा। एक थ्योरी है कि कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए थे। एक थ्योरी है सप्त सैंधव प्रदेश, वो सिंधु घाटी वाला 7 नदियों का प्रदेश। कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। कुछ कहते हैं मध्य देश से आए थे, मध्य देश। यहां देखते हैं कश्मीर, सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश और मध्य देश, यहां के रहने वाले थे। ये एल.डी. कल्ला का एक महोदय हैं, विद्वान है, एल.डी. कल्ला या कल्लर भी आपको कई जगह देखा मिलेगा। उनका कहना है कश्मीर से आए थे। यहां संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र, ये इतिहासकारों के नाम हैं। ये कभी पूछ सकता है आपसे, बड़ी परीक्षा के जो प्रीलिम्स होते हैं उनमें पूछ सकता है कि किस विद्वान द्वारा आर्यों को कश्मीर या हिमालय क्षेत्र का निवासी बताया गया था। तो ये एल.डी. कल्ला, संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र, ये होगा। इनके अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे आर्य। गंगानाथ झा महोदय ने बताया कि ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए थे। अभी मैप में देखेंगे सब, ये सब है कहां, ठीक है, सब मैप में देखेंगे। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है राजबली पांडे जी का कहना यह है कि मध्य देश से आए थे। देखते हैं मध्य देश कहां पर। तो सबसे पहले भारत की हम देख रहे हैं, उत्पत्तिकर्ता देख रहे हैं। कालखंड हमने देख लिया है, कालखंड 1500 से 600 बीसी है, जिसमें से 1500 से 1000 बीसी ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल है, 1000 से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, उत्पत्तिकर्ता पर आए थे। हमने आर्य देखा था कि आर्य कौन है, आर्य। फिर हमने इनकी देखा कि इनकी भारत में आने की क्या क्या इनके वो दिए गए हैं तर्क। तो भारत और बाहर, 2 तर्क दिए गए कि भारत से आए थे, बाहर से आए थे। अब भारत में हम देखते हैं तो निम्नलिखित विद्वानों द्वारा ये ऐसे ऐसे तर्क दिए गए हैं। इसको अपन मैप में एक बार समझते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं, मैप बना लेते हैं। चलिए, तो ये मैप हमारा बन गया है। तो हम पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ बताया था, भारत में कहाँ कहाँ बताया था, एक बार लिख लेते हैं इसको। तो भारत में क्या क्या बताया था, कश्मीर और हिमालय का क्षेत्र, कश्मीर और हिमालय, एल.डी. कल्ला साहब ने बताया था कश्मीर और हिमालय वाला क्षेत्र। तो ये देखते हैं, ये जो क्षेत्र है कश्मीर और हिमालय वाला क्षेत्र, ये बताया था एल.डी. कल्ला महोदय ने। ठीक है, इनका कहना था कि आर्य इस क्षेत्र से आए थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश क्या हो गया, ये जो नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, इनका जो क्षेत्र है ये हो गया सप्त सैंधव क्षेत्र। ठीक है, ये किसने कहा था, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या होगा, सप्त सैंधव। इसके बाद हमने देखा था ब्रह्मऋषि देश। तो देखिए यहां पर नीचे ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास का जो एरिया है इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ठीक है, ये जो इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था, यहां से हो गई गंगा निकलती है और यहां से यमुना। तो गंगा और यमुना के जो बीच का दोआब क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है गंगा यमुना के बीच का दोआब क्षेत्र और कुछ उसके आसपास का क्षेत्र, इसको संयुक्त रूप से कहा जाता था ब्रह्मऋषि देश, ब्रह्मऋषि देश। ठीक है, तो गंगानाथ झा, यहां किसने, गंगानाथ झा महोदय थे। इन्होंने कहा था कि आर्य यहां के निवासी थे, ब्रह्मऋषि देश के। ठीक है, अब देखते हैं जो आखिरी था, आखिरी क्या था, मध्य देश। तो हम देखते हैं भारत में यहां मध्य में हमको विंध्याचल श्रेणी मिलती है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी। मध्य देश का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, राजबली पांडे ने, है ना, राजबली पांडे जी। तो पांडे जी का कहना था कि विंध्याचल श्रेणी से लेकर, मध्य में जो विंध्याचल श्रेणी है वहां से लेकर ये हिमालय की श्रेणी तक, ये पूरा भाग मध्य देश कहलाता है और आर्य यहीं के निवासी थे, ऐसा मानना था राजबली पांडे महोदय का। ठीक है,
और अगर इसी में हम ये सारा जोड़ दें, मतलब यहाँ से अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा ले लें और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वगैरह बंगाल अंगाल पूरा ले लें, तो ये पूरा कहलाता था आर्यावर्त। आगे हम पढ़ेंगे इसको, आर्यावर्त कहलाता था। इसके नीचे का हिस्सा था दक्षिणापथ या दक्षिणावर्त। ठीक है, तो अब आप समझ गए, कश्मीर हिमालय का क्षेत्र हो गया, सप्त सैन्य प्रदेश हो गया, ये गंगा यमुना दोआब हो गया ब्रह्मऋषि देश, और ये हिमालय विंध्याचल के बीच का क्षेत्र हो गया आपका मध्य देश। ठीक है, तो ये तो हो गई भारत के लोगों, भारत के इतिहासकारों की थ्योरी, मतलब भारत से आने वाली थ्योरी हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं यहां अफगानिस्तान में एक त्रिवेदी महोदय हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने इसको देविका प्रदेश नाम दिया है, देविका प्रदेश। तो उनका कहना था कि आर्य जो है देविका प्रदेश के हैं। अफगानिस्तान में मुल्तान नदी है, पाकिस्तान में भी है मुल्तान, लेकिन यहाँ की अलग है। तो जो मुल्तान नदी है, मुल्तान नदी घाटी में देविका प्रदेश है, आर्य वहाँ के रहने वाले थे और वहाँ से यहाँ इंडिया में आर्य आए थे। ठीक है, इसके अलावा और अब देखते हैं बाहर वालों की थ्योरी। एक ये त्रिवेदी जी की देख ली हमने, उन्होंने कहा अफगानिस्तान में देविका प्रदेश से आए थे। यहां हम देखते हैं तो यहां पामीर का पठार है। ठीक है, पामीर के पठार में 2-3 विद्वान हैं, एक ओल्डनबर्ग, कील और एल्डिन। ये 3 विद्वान हैं, ओल्डनबर्ग, कील और एल्डिन। इनका कहना है कि जो पामीर का पठार है, आर्य यहाँ के निवासी थे और पामीर के पठार से यहां आए थे भारत में। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो यहां पर, इसको मिटा देता हूं, तो पामीर का पठार है ये। पामीर के पठार में ओल्डनबर्ग, कील और एल्डिन महोदय ने कहा था कि पामीर के पठार से आए थे। फिर हम देखते हैं ये तिब्बत का क्षेत्र है, यहां दयानंद सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, दयानंद सरस्वती और पार्टीजर। पार्टीजर को भी याद रखिएगा, जनरली याद नहीं रखते लोग। पार्टीजर और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत के निवासी थे, तिब्बत से भारत में आए थे। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, जो इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, इसमें उल्लेख किया है। ठीक है, नाम तो याद रखना ही है, कई बार किताब के हवाले से भी पूछ सकता है। तो तिब्बत के पठार से आए थे, ऐसा कहना है दयानंद सरस्वती का। ठीक है, अब यहां से यहां देखते हैं, ये क्या है, आर्कटिक है, आर्कटिक। तो हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनका यह कहना था कि आर्कटिक के मूल निवासी थे, आर्कटिक से भारत में आए थे। ठीक है, इनकी एक बड़ी फेमस किताब है आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, होम ऑफ आर्यंस। ये किताब है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि कहां से आए थे, आर्कटिक से आए थे। ठीक है, ये इंडिया वाले जितने हैं जो बाहर की थ्योरी दे रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, त्रिवेदी महोदय को, देविका प्रदेश वाले। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहां दक्षिणी रूस में, इधर कहीं दक्षिणी रूस में एक त्रिपोलजे करके स्थान है, त्रिपोलजे। अगर वर्तमान में देखें तो यूक्रेन और उसके आसपास का भाग मान सकते हैं उसको, यूक्रेन का पार्ट है। त्रिपोलजे करके एक जगह है दक्षिणी रूस में। तो एक इतिहासकार थे निहरिंग महोदय का यह कहना था कि दक्षिणी रूस का त्रिपोलजे स्थान है जो यूक्रेन में है, वहां से आर्य आए थे भारत में, आर्य वहां की मूल प्रजाति है, ऐसा मानना है। कई विद्वान इसको मतलब इसी को अब तक की सबसे सही थ्योरी मानते हैं, क्योंकि कई रिसर्च किए गए, वहां के दक्षिणी रूस के लोगों का डीएनए मैच किया गया, और भाषाई आधार पे तो बहुत से शब्द मिलते ही हैं संस्कृत से। इसके अलावा डीएनए भी अगर मैच किया गया, उसमें स्टडी की गई, तो दिल्ली से और इसका लगभग 30% डीएनए मैच हुआ है। तो कई विद्वान, कई थ्योरी इस ओर हैं कि संभवतः दक्षिणी रूस के निवासी थे आर्य, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखते हैं तो यहां है हंगरी, एक पी जाइल्स महोदय हैं, पी जाइल्स। देखिए, ये सब मेरा बताने का मकसद ये है कि एक तो आप समझ जाएं कि आर्य थे कौन और कहां से आए थे, मतलब क्या क्या थ्योरी है। दूसरा, जो विद्वानों के नाम है ये कई बार वन लाइनर में पूछ लेता है,
तो आपको सबके नाम याद होने चाहिए। देखने में ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे ना सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पी जाइल्स महोदय थे, इन्होंने हंगरी में इन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि भारत में पाई जाने वाली प्रजाति पशुओं की, वनस्पतियों की, वो और हंगरी की एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। तो उस आधार पर इन्होंने कहा कि हंगरी में डैन्यूब नदी है, डैन्यूब नदी घाटी, आर्य यहाँ के निवासी थे। किसने कहा था? पी जाइल्स महोदय ने। इनका कहना था कि आर्य हंगरी में डैन्यूब नदी घाटी के निवासी थे। इसके पास में एक देश है जर्मनी। तो यहां आते हैं दो विद्वान, हर्ट और पेंका। इन्होंने जर्मनी की जो प्रजाति थी, स्थायी प्रजाति थी, वहां का और आर्यों का अध्ययन किया। तो कदकाठी और उनकी शारीरिक बनावट के आधार पे हर्ट और पेंका ने यह कहा कि आर्य जर्मनी के निवासी थे और जर्मनी से कई शाखाओं में धीरे धीरे करके भारत में आए थे। ठीक है, कितने हो गए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना रहे। अंदर वाले देख लिए थे पूरे, बाहर के बताऊंगा। ठीक है, बाहर के हम देखते हैं। बाहर की थ्योरी है आर्यंस के बारे में जो, तो सबसे पहले देखते हैं हम पामीर के पठार पे। तो ओल्डनबर्ग, कील और एल्डिन महोदय, इन्होंने कहा था कि आर्य मूल रूप से पामीर के पठार क्षेत्र के थे, वहां से आए थे। फिर हम देखते हैं तो दयानंद सरस्वती और पाटीजर महोदय, इन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती की जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। थोड़ा ऊपर चलते हैं तो दक्षिणी रूस का त्रिपोलजे या यूक्रेन का भाग है, वहां की थ्योरी निकल के आती है। तो नेहरिंग महोदय है, ये इंपॉर्टेंट है। नेहरिंग महोदय ने कहा था कि दक्षिणी रूस के मूल निवासी थे आर्य। और ऊपर जाते हैं तो आर्कटिक आता है। आर्कटिक में हम देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, किसमें कहा था? उनकी जो बुक है आर्कटिक द होम ऑफ आर्यंस, उसमें उन्होंने कहा था कि आर्य आर्कटिक के निवासी थे। हम यूरोप में देखते हैं तो यूरोप में हमें हंगरी है, हंगरी में डैन्यूब नदी घाटी के निवासी बताया जाता है। किसने बताया? पी जाइल्स महोदय ने। इसके बाद हम जर्मनी जाते हैं। जर्मनी में देखते हैं हर्ट और पेंका है, इन्होंने कदकाठी के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर जर्मनी का मूल निवासी बताया था आर्यों को। और बसते हैं देविका प्रदेश वाले त्रिवेदी जी, इन्होंने कहा अफगानिस्तान के आसपास के रहने वाले थे। और यहां एक और थ्योरी है, इसको भी अधिकतर विद्वान मानते हैं, बैक्टीरिया की। यहां पर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब ये एशिया का भाग है। बैक्टीरिया प्रदेश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का एक एरिया है। मध्य एशिया कहते हैं जिसको, मध्य एशिया। ये सिद्धांत है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का सिद्धांत है। सिद्धांत क्या? उन्होंने बताया है कि आर्य मूल रूप से बैक्टीरिया प्रदेश के थे। मध्य एशिया जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान का है, दक्षिणी कजाकिस्तान, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, तो वहां के लोग थे आर्यन। ये मैक्स मूलर ने दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक क्योंकि इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर की और नेहरिंग की थ्योरी सबसे अधिक मान्य है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार तो जो वैदिक काल है, उन्होंने वैदिक कालखंड को भी उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी है कि नहीं वो 1100 से या 1200 से था। एक्चुअली क्या है कि मैक्स मूलर जो थे वो बहुत कट्टर ईसाई थे, ईसाई धर्म का बहुत कट्टरता से पालन करते थे। तो जो उनकी धार्मिक पुस्तक में लिखा गया है कि सृष्टि की शुरुआत कब से हुई है, जो 4000 ईसा पूर्व शायद ऐसा कुछ लिखा है, तो इन्होंने पूरे इतिहास को उसी में फिट किया है। इनकी तिथियां हमेशा आपको आगे पीछे मिलेगी, चाहे वो सिंधु घाटी की हो, चाहे हमारे वैदिक काल की हो। इनकी कोशिश रहती है कि अपनी जो तिथि है, जो ये मानते हैं, उसमें इतिहास को कैसे न कैसे फिट कर दे। खैर वो अपना विषय नहीं है। हम तो यहाँ ये समझ गए हैं कि आर्य आए कहाँ से थे। ठीक है, भारत की जो थ्योरी है कहाँ कहाँ से देख लिया था हमने? कश्मीर से देख लिया था, हिमालय से सप्त सिंधु प्रदेश देख लिया था। एक बार फिर से करता हूँ, कश्मीर, सप्त सिंधु प्रदेश, ये हो गया आपका ब्रह्म ऋषि देश, और यहाँ से ये हो गया आपका मध्य देश। ये अलग अलग थ्योरी देख ली थी, और ये हमने देख ली बाहर की थ्योरी, इसका क्या कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कालखंड हमने पढ़ लिया, क्या कालखंड था। ठीक है, उत्पत्तिकर्ता देख लिया हमने, आर्यों को कहा गया है, आर्य कहां से आए थे, मत देख लिए विभिन्न विद्वानों के। अब बढ़ते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, स्रोत में, कि हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या ऐसे स्रोत मिलते हैं जिसके आधार पर हम ये सारी पूरी कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास को जानने के लिए हम डे 1 से पढ़ रहे हैं। इतिहास को जानने के लिए हमें
दो प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, या तो पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, जैसे अभिलेख मिलेगा, कोई शैलाकृत मिलेंगे, कोई चट्टानों पे कुछ लिखा मिल जाएगा, मृदभांड मिल जाएंगे, कुछ ऐसी मूर्तियां मिल जाएंगी, कोई साइन बोर्ड मिल जाएंगे, वो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। इसके अलावा फिर क्या मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य, वेद पुराण किताबें मिल जाएंगी, कुछ भी लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा, कोई लिपि मिल जाएगी, उसे कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य। तो यहाँ वैदिक काल में ये अच्छी बात है कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, सबको पृथक पृथक से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्रोत हमें क्या क्या मिलते हैं वैदिक काल के। तो पुरातात्विक भी मिलते हैं और साहित्यिक भी मिलते हैं, दोनों साक्ष्य मिलते हैं। साहित्यिक साक्ष्य हम अगले वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो साहित्यिक ही रहेगा क्योंकि बड़ा पार्ट है, पूरे वेद रहेंगे इसमें। वेदों के बाद में ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, सारी चीजें रहेंगी। एक एक वेद का मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, उसमें अंदर तक घुस के आपने इससे पहले शायद ना पढ़ा हो। ठीक है, तो साहित्यिक पोर्शन आपका बड़ा रहेगा, इसलिए इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। यहां हम आज देख लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या स्रोत मिलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य वैदिक काल के संबंध में। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमें यहां भी दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक मिलता है अभिलेख, दूसरे मिलते हैं मृदभांड। ठीक है, अब मृदभांड भी हमें दो काल के अलग अलग मिलेंगे क्योंकि कालखंड कैसा है, दो भागों में विभक्त है, पूर्व वैदिक अलग है, उत्तर वैदिक अलग है। तो यहां मृदभांड भी हमें अलग अलग मिलेंगे। जैसे हमें ऋग्वैदिक काल में मिलेगा लाल काले मृदभांड मिलेंगे। इसके अलावा गेरुवर्णी या गेरुवर्णी ओसीपी कहते हैं जिसको, ये मृदभांड अलग से पढ़ेंगे एक दिन चैप्टर में पूरे मृदभांड। उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलेंगे कौन कौन से, चित्रित काले धूसर NGW वाले और चित्रित काले धूसर मृदभांड। ठीक है, इसको अपन अलग पढ़ लेंगे इसको कभी। आज देखते हैं अभिलेख, देख लेते हैं आज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अभिलेख वाला। वैदिक काल के संबंध में हमें दो अभिलेख हैं जो मुख्य रूप से पढ़ा जाता है जिनको इतिहास में। एक है एशिया माइनर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एशिया माइनर या बोगज गोई बोलते हैं इसको, बोगज गोई अभिलेख। दूसरा है कस्सी अभिलेख। एशिया माइनर, माइनर मतलब नीचे का भाग एशिया का, या बोगज कोई कहते हैं। अगर इसकी वर्तमान स्थिति कोई पूछ ले तो तुर्की है। ठीक है, अभी तुर्की में स्थित है। कस्सी अभिलेख है ईरान में। ठीक है, तो ये हमें दो अभिलेख मिलते हैं, एशिया माइनर और कस्सी अभिलेख। एशिया माइनर जो हमें मिला है उसमें तिथि है 1400 BC, कस्सी अभिलेख में है 1600 BC। ठीक है, स्रोत पढ़ रहे थे हम। स्रोत में हमने दो तरीके के देखे, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में हमें अभिलेख मिलता है, मृदभांड मिलते हैं। ठीक है, अभिलेख कहाँ मिलते हैं हमें, एशिया माइनर तुर्की वाला या बोगज कोई, और कस्सी अभिलेख। अब इनको देखते हैं, ऊपर बना लेता हूं, यहां लिख लेते हैं एशिया माइनर या बोगज कोई अभिलेख। इसमें क्या है, एशिया माइनर या बोगज कोई अभिलेख में उस समय तत्कालीन समय पे वहां दो कबीले थे। एक कबीला था मित्तानी और एक कबीला था हित्ती। ठीक है, ये दो कबीले थे। इन दोनों कबीलों में किसी बात को लेकर वहां युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ, कई लोग मारे गए। इनके राजा का भी नाम है मित्तानी का मुतुजोब, और इसका भी कुछ तो नाम है, या नाम कोई विशेष नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। कबीलों के नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए, लेकिन एक कहानी के रूप में रहेगा इसलिए मैंने बता दिया, आपको याद रहेगा। मित्तानी और हित्ती दो कबीले थे उस समय पे उस क्षेत्र में। वहां इन दोनों कबीलों को बीच में युद्ध हुआ, युद्ध हो गया, काफी लोग मारे गए। फिर आपस में बातचीत हुई, संधि का प्रयास किया गया, संधि कराई गई, इनके बीच में सुलह कराई गई। तो जब इनके बीच में सुलह कराई जाती है मित्तानी और हित्ती कबीले को बीच में, तो जैसे होता है ना कि अग्नि को साक्षी मान के या किसी को साक्षी मान के सौगंध ली जाती है, तो उस समय 4 देवताओं को साक्षी माना गया, 4 देवताओं की सौगंध ली गई।
कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे आगे से। ठीक है, वो 4 देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम आपको ये यहां पर याद रखने हैं। एशिया माइनर के अभिलेख के 1400 BC लिख देता हूं। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। नासत्य देवता है जो अभी बाद में देखेंगे हम, तो अश्विन देवता से पहचान होती है, जिनकी औषधि के देवता होते हैं जो। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। यहां आप कंफ्यूज होंगे कभी, अगर पढ़ा भी हो आपने तो अग्नि में कंफ्यूज होंगे। अग्नि यहां नहीं है, आप देखेंगे वैदिक काल में अपने इंडिया में तो अग्नि एक प्रमुख देवता है, मतलब इंसानों के और भगवान को जोड़ने वाली बीच की कड़ी माना जाता था अग्नि को, आज भी माना जाता है हमारे कर्मकांडों में। तो मित्तानी और हित्ती कबीले के बीच में जो सुलह हुई तो इन 4 देवताओं की सौगंध ली गई। देखिए, देवता इंडिया के, लेकिन सौगंध कहां ली आ रही है? तुर्की में। तो ये जो सौगंध है, ये जो सौगंध ली गई, इस बारे में हमें मालूम पड़ता है एशिया माइनर अभिलेख से। मतलब एशिया माइनर अभिलेख में बताया गया है कि भैया मित्तानी हित्ती कबीलों के बीच में लड़ाई हो गई थी, इनकी जब संधि कराई गई तो इन 4 देवताओं की वहां कस्में खिलाई गई हैं। ठीक है, तो यहां से हमें मालूम पड़ता है 1400 BC का। यहां से हम कालखंड डिसाइड करते हैं कि हाँ, उस समय वैदिक काल वहां पर भी था, वहां भी वैदिक काल की जो देवता हैं इनकी पूजा होती थी, इनको माना जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमने एक दूसरा देखा था, कस्सी अभिलेख। कस्सी अभी देखा था, कस्सी अभिलेख जो कहाँ है? ईरान में 1600 BC। ठीक है, कस्सी अभिलेख में हमें मिलता है, क्या देखने को मिलता है? कस्सी अभिलेख में बताया गया है कि आर्यों की एक शाखा भारत गई है। आर्यों की एक शाखा भारत गई है, ऐसा हमें कस्सी अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों अभिलेख हो गए आपके। एशिया माइनर भी हो गया, जहां 4 देवताओं की कसम खिलाई गई है। कस्सी अभिलेख से हमें देखने को मिलता है कि आर्यों की एक शाखा भारत गई है। इससे हमें ये समझ में आता है कि आर्य संभवतः भारत के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, अब कई शाखाएं आई हैं, एक एक करके आई हैं, ये तो अभी शोध का विषय है, चल रहा है इस पे काम। और कई जैसे ग्रंथ वगैरह भी मिलते हैं, जैसे ईरानी पारसियों का जो ग्रंथ है जैन अवस्था, तो वो भी ऋग्वेद के समय का ही ग्रंथ है। इसके अलावा यूनान में देख लेते हैं, ओडिसी और वो है होमर के जो इलियड, 2 ग्रंथ हैं, वहाँ भी ऋग्वेदिक कालीन चीज़ें बताई गई हैं। ये हम सब बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आप इतना देख लीजिए कि एशिया माइनर स्रोत में हम स्रोत देख रहे थे, तो स्रोत में हमने क्या क्या देखा था? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक में हम कल पढ़ेंगे। पुरातात्विक हमने देख लिया, अभिलेख और मृतभांड। अभिलेख में देख रहे थे तो एशिया माइनर देखा हमने, क्या क्या प्रोसेस थी उसकी, कस्में वगैरह खाई थी। और कस्सी अभिलेख में देख लिया कि ईरान से एक शाखा भारत में आई है। तो यहाँ ये आधा हमने पढ़ लिया स्रोत। ठीक है, आधा हो गया। आधा जो अब साहित्यिक इसका भाग है वो कल पढ़ेंगे पूरा, एक मतलब उसमें सारे वेद वगैरह बड़ा पोर्शन होगा वो। तो ये हम समझते हैं वैदिक काल की कुछ चीजें हमने समझ ली। एक परिचय हो गया कि वैदिक काल का कालखंड क्या है, कैसे आया, उत्पत्तिकर्ता कौन थे, आर्य कौन थे, आर्यों के संबंध में क्या मत है, ये सारे हम समझ गए। स्रोत कुछ देख लिए, पुरातात्विक स्रोत कुछ देख लिए। अगला हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।